दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस बेहद खास प्रोग्राम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों, जिस तरह से दुनिया एक बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, उसमें वाक़ई ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो बड़ी ताकतें हैं, जो माना जाता है कि ग्लोबल फोर्सेस बड़ी ताकतें, जिनके इशारे पर विकासशील और पिछड़े जो देश हैं दुनिया के वो नाचते रहते हैं। वे जो ताकतवर देश हैं, वे भी लगता है कि इज़राइल की जो हठधर्मिता है और जिस तरह इज़राइल कई बार ऐसा लगता है कि जैसे उन बड़ी ताकतों को भी डिक्टेट कर रहा है, किस बल पर कर रहा है नोबडी नोज़। लेकिन अभी हाल के दिनों में जिस तरह फ्रांस के राष्ट्रपति को नेतन्याहू ने एक तरह से धमकाया और फिर फ्रांस के राष्ट्रपति को सफाई देनी पड़ी और वो बात ये थी कि वो ये कह रहे थे कि भई युद्ध नहीं होना चाहिए और हथियारों पर एक तरह से अंकुश लगना चाहिए। इस तरह की बात कर रहे थे और इस तरह की बात करने वाले और भी लोग हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में या पूरी दुनिया में जो यूरोप और अमेरिका या इस तरह के जो बड़े विकसित देश हैं। तो नेतन्याहू का जो दबंगई है, अगर हम उसको बिल्कुल ठेठ हिंदी में बोलें, तो ये समझ में नहीं आती है कि आखिर जब दुनिया वाकई एक खतरनाक मुकाम पर खड़ी है, ईरान के पास भी बड़े खतरनाक हथियार हैं, इसराइल के पास तो है ही है, वो तो दुनिया भर को सप्लाई करता है, कहीं से सप्लाई लेता है, कहीं सप्लाई करता है। तो इन मुल्कों के बीच में जब ये हालात बन गए हैं, तो इनके बीच अगर लड़ाई और आगे चलेगी तो कितने सारे देशों को अपने आगोश में लेगी, कितनों को बर्बाद करेगी, कितने प्रभावित होंगे, ये बड़ा प्रश्न है। और चूंकि दोस्तों आज हम इसकी चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं कि 1 साल लगभग पूरे हो रहे हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले में इजराइल के 1200 लोग मारे गए थे, निर्दोष थे काफ़ी हद तक। और दूसरी बात कि कई लोगों को उन्होंने बंधक बनाया था, जिनमें कुछ को टर्म्स एंड कंडीशन जो लगी उसके बाद छोड़ा। कुछ लोग अभी भी उनके अंकुश में हैं। कुछ लोग मर भी गए थे। तो उसकी भी बरसी मनाई जा रही है। हमारे साथ इस वक्त अमित बरुआ परिचय के तो मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी इस कार्यक्रम के शुरू होने से पहले मैं बताऊं कि द हिंदू के वो मैनेजिंग एडिटर रहे हैं, बीबीसी इंडिया के वो एडिटर रहे हैं। इसके अलावा वो कई और अखबारों और कई मैगजीनों में काम उन्होंने किया है। आप उनको उर्मिलेश संवाद पर भी सुनते हैं और अब ज़्यादा नियमित ढंग से सुनेंगे। तो दोस्तों हम सीधे अमित बरुआ को अब आपके सामने पेश करते हैं। अमित जी, आप इस पूरे पहलू को कैसे एनालाइज करेंगे? आप खुलकर अपनी बात रखिए। जो इस समय इज़राइल और ईरान के बीच में चल रहा है, इज़राइल और बेरूत के बीच में जो हो रहा है, इज़राइल और गज़ा के बीच में जो हो रहा है, आप सारी इन वस्तुस्थितियों को हमारे हिंदी के दर्शकों, श्रोताओं को एक्सप्लेन करें। उर्मिलेश जी, पहले तो धन्यवाद, आपने अपने शो पे मुझे बुलाया। जैसे कि आपने कहा कि दुनिया एक बड़े जंग के मरहले पे खड़ी है, ऐसा लगता है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से 1 साल हो गया, आपने ये भी जिक्र किया हमास के हमले का, और उस हमले में कई निर्दोष लोगों की हत्या हुई, ये हम सबको मालूम है। लेकिन जो रिएक्शन रहा है इजराइल की तरफ से, वो जिसको अंग्रेजी में हम कह सकते हैं एकदम ओवर द टॉप रहा है। और अभी तक की खबरों के अनुसार तकरीबन 41,000 फिलिस्तीनी मारे गए हैं इजरायली बमबारी में। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। इसमें सिर्फ इजरायली ही नहीं, कई सारे डॉक्टर्स, कई सारे पत्रकार, कई सारे यूएन कर्मी, ये सब भी मारे गए हैं। और आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में इजराइल ने अपनी जो जंग है वो साउथ लेबनान में ले गए हैं। उन्होंने हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह को मार दिया। और अब ऐसी खबरें ये भी आ रहे हैं कि जो हसन नसरुल्लाह के सक्सेसर थे, उनके ऊपर भी हमला हुआ है। शायद वो भी फ्राइडे से, ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी कोई खबर नहीं है। जी, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से इजराइल ने पूरे जो अंतर्राष्ट्रीय कानून नॉर्म्स हैं उनका उल्लंघन करते हुए जिस तरह से उन्होंने बमबारी की है, जिस तरह से उन्होंने हमले किए हैं, इससे साफ है कि इजराइल के ऊपर कोई अंकुश नहीं है, कोई लगाम नहीं है। कोई यूनाइटेड नेशंस की अगर चीफ कुछ बोल दे तो वो तो उसका मजाक बनाते हैं।
और अगर मैक्रोन जिसका भी आपने जिक्र किया, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा कि आर्म एक्सपोर्ट्स पर लगाम होनी चाहिए। इतना ही कहने की जरूरत थी कि नेतन्याहू उनके ऊपर चढ़ गए और उनको पीछे हटना पड़ा। और ये भी आपको याद होगा उर्मिलेश जी, जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट अमेरिका में चल रहे थे इजराइल के कार्रवाई के खिलाफ, उस वक्त भी नेतन्याहू ने एक तरह से बुलिंग टैक्टिक्स यूज करके जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जहां अमेरिका की जो सरकार है, उस पर भी दबाव डाला। तो मेरा यह मानना है कि पूरी तरह से अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। अगर अमेरिका इजराइल के स्टेज से हट जाए, इजराइल के साथ खड़ा होना छोड़ दे, तो इजराइल की मुश्किलें बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन पूरा सपोर्ट है। आपको याद होगा राष्ट्रपति बाइडेन खुद इजराइल गए थे, उन्होंने नेतन्याहू को गले लगाया था। और आज की दुनिया में उर्मिलेश जी, आप जानते हैं कि सिर्फ लफ्जों से काम नहीं होता। जो इमेजेस हैं, जो हम टीवी पे देखते हैं या इंटरनेट पे देखते हैं, वो इमेजेस बहुत ही पावरफुल हैं। और ये इमेज जो गले लगाते हुए नेतन्याहू को बाइडेन ने, उससे ये साफ जाहिर हो गया कि उनको खुली छूट है, वो जो चाहे करना चाहे, और वो कर रहे हैं रोज पर रोज। मतलब यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस कुछ बोल दें, बाकी दुनिया के लोग कुछ बोल दें, लेकिन ऐसा लगता है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको उन पर कोई दबाव नहीं है। तो ये बहुत ही, मुझे लगता है कि एक तो बहुत दुखद बात है कि इतने लोगों की जाने गई हैं और रोज जाने जा रही हैं। लोग, आप देखते होंगे ट्विटर पे फिलिस्तीनी पत्रकार लोग रोज लिखते रहते हैं कि हम लोग कल अपनी रिपोर्ट भेज पाएंगे या नहीं भेज पाएंगे, रात पार होगी या नहीं होगी। इस तरह की स्थिति बनी हुई है, जो तो तमाम तरीके से जो एथनिक क्लेंजिंग का दौर इजराइल और नेतन्याहू ने चलाया हुआ है, उसका तो ऐसा लगता है कि कोई अंत नजर नहीं आ रहा है। अमित जी, मैं ये समझना चाहता हूं कि अमेरिका, आपने कहा कि अगर उसका साथ छोड़ दे तो इजराइल की औकात सामने आ जाएगी। ये बात सही है और पूरी दुनिया में लोग ये बात समझते हैं और कहते हैं। तो फिर आखिर वो क्या फैक्टर है, वो क्या वजह है कि अमेरिका इजराइल चाहे जितने पाप करे, जितने दुष्कर्म करे, जितनी मनुष्यता को तबाह करे, वो कभी भी इजराइल का साथ नहीं छोड़ता है। हमेशा थोड़ी बहुत आलोचना अगर यूएन में होती है तो वो इसके बाद भी वो अपना वीटो लगा देता है जब कभी जरूरत पड़ती है, और कभी इंडोर्स नहीं करता है किसी भी रिजोल्यूशन को जो इजराइल के कंडेमिनेशन में इनिशिएट होता है किसी भी मुल्क के द्वारा या ग्रुप ऑफ कंट्रीज के द्वारा। तो ये मेरा कहना है कि आखिर वो फैक्टर क्या है कि अमेरिका साथ नहीं छोड़ता। मुझे लगता है उर्मिलेश जी, इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो हमको मालूम है मोटे तौर पे कि चाहे वो साउथ अमेरिका हो, चाहे वो वेस्ट एशिया हो, तो तमाम जो भी डेस्पोटिक रेजिम्स हैं दुनिया की, उसके साथ अमेरिका खड़ा रहा है। ये एक मोटी बात है। ये आपको भी मालूम है कि जहां भी वो डेमोक्रेसी की बात जरूर करते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कार्रवाई की है, चाहे वो लुमुम्बा के खिलाफ हो, चाहे वो चिली में पिनोशे को गिराने, चाहे वो अलेंदे को गिराने का काम हो, तो तमाम चीजें सीआईए ने की हैं। जहां तक इजराइल का सवाल है, मुझे लगता है इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो एक भय है उनका फिलिस्तीनी मिलिटेंसी से, बहुत बड़ा भय है, एक ये है। दूसरा, जो इजरायली दबदबा है, चाहे वो कॉमर्स का हो या इन्फ्लुएंस का हो, वो अमेरिका के कांग्रेशनल सर्कल्स में, अमेरिका के पूरे पावर सर्कल्स में बना हुआ है। और तीसरी चीज ये है, मुझे लगता है कि अमेरिका को कहीं ना कहीं एक फिलिस्तीनी मुल्क से बहुत डर लगता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक ही सॉल्यूशन है इस क्राइसिस का, इस मसले का, वो है टू स्टेट सॉल्यूशन, एक इजरायली स्टेट और एक फिलिस्तीनी स्टेट। वो तमाम जो यूएन रेजोल्यूशंस इसकी बात करते हैं कि ऑक्यूपाइड टेरिटरीज को छोड़ देना चाहिए, पैलेस्टीनियन स्टेट बनना चाहिए, उसको लेकर अमेरिका ने कोई ठोस कार्रवाई आज से नहीं की। ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी इजराइल लेबनान में घुस चुका है, पहले भी उसने सैनिक कार्रवाई की है, पहले भी उसने फिलिस्तीनियों के ऊपर बमबारी की है। लेकिन जो कोर इशू है, मैं जिसको कोर इशू मानता हूं, जो सेल्फ डिटर्मिनेशन है पैलेस्टीनियंस की, जो अलग उनका मुल्क बनना चाहिए, उस पर एकदम से चुप्पी है। और अमेरिका जो है वो कई बार ओप्रेसर के साथ रहा है, चाहे वो अपार्थाइड साउथ अफ्रीका का रोल हो, या फिर
दूसरे भी जो डेस्पोटिक नेशंस हैं, चाहे वो पश्चिमी एशिया में हो या लैटिन अमेरिका में हो या अन्य जगहों पर हो या इंडोनेशिया में हो या फिलीपींस में हो, हमने सबने देखा है अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जो मॉरल लेजिटिमेसी है वेस्टर्न कंट्रीज की, पाश्चात्य देशों की, वो एकदम खत्म हो चुकी है। जो डेमोक्रेसी का ढिंडोरा पीटते हैं, जो ह्यूमन राइट्स का ढिंडोरा पीटते हैं यूक्रेन में, मैं यूक्रेन में, मुझे लगता है कि रूस ने जो किया है वो गलत किया है, वो इन्वेजन है। लेकिन मेरा यह मानना है कि अगर आप एक मापदंड यूक्रेन में लगाते हैं तो उसको फिलिस्तीन में भी, उसको इजराइल में भी लगाने की जरूरत है। तो ये सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि अमेरिका एक तरह से और बाकी पाश्चात्य देश एक तरह से नंगे खड़े हैं। उनको समझ नहीं, कोई भी सीरियसली नहीं लेगा थर्ड वर्ल्ड में। अगर कल को कश्मीर के बारे में अमेरिका कुछ बोलता है या ग्रेट ब्रिटेन कुछ बोलता है या कोई फ्रांस कुछ बोलता है तो उसको कोई सीरियसली नहीं लेने वाला। ह्यूमन राइट्स की बात अब ये लोग नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग एक तरह से एक टेलीवाइज जेनोसाइड रोज देख रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे लगता है कि अगर अमेरिका में कोई बदलाव होता है, मुझे कोई ज्यादा आशा नहीं है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप जीते या कमला हैरिस जीते। मुझे नहीं लगता कि जहां तक इजराइल का सवाल है या फिलिस्तीनियों के हकों का सवाल है, कोई भी परिवर्तन अमेरिका की विदेश नीति में होने जा रहा है। और मिलेश जी, आपने अमेरिकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की चर्चा कर दी, तो मैं एक सवाल इस पर भी आपसे अपने दर्शकों श्रोताओं के लिए जरूर पूछना चाहता हूं कि बाइडेन साहब ने कहा कि नेतन्याहू पता नहीं, उन्हें कंफर्म नहीं है, वो जानते निश्चित नहीं है। जो उनकी अंग्रेजी में जो बात कही गई उसको मैं हिंदी में अगर तर्जुमा करूं तो वो ये कह रहे हैं कि उनको निश्चित नहीं है कि वाकई अमेरिकी चुनाव को प्रभावित करने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। दोनों की युद्ध विराम नहीं हो रहा है, युद्ध बढ़ रहा है, ये क्या वजह है, ये बोला उन्होंने। अब सवाल इस बात का है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल उलट कहा। उन्होंने कहा कि ईरान के जितने न्यूक्लियर ठिकाने हैं उनको नेस्तनाबूद कर देना चाहिए, इस तरह की बात कर रहे हैं। बाइडेन ने बकायदे कहा कि नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए और तेल के जो ठिकाने उनके हैं उनको भी नहीं बर्बाद करना चाहिए, ये तक कहा बाइडेन ने। तो क्या आपको लगता है कि ये इजराइल का जो इस वक्त जो उग्र रूप दिखाई दे रहा है, वो कहीं अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव को प्रभावित तो नहीं करेगा? जो डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति कमजोर थोड़ी मानी जा रही थी, क्या इससे डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका में बढ़त मिलेगी? तो क्या इसका क्या कोई असर है क्या? जी देखिए उर्मिला जी, मेरे को लगता है कि जहां तक अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का सवाल है, जैसे कि मैं आपको पहले कह रहा था कि जहां तक फिलिस्तीनियों का सवाल है, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप आए या कमला हैरिस आए, मुझे नहीं लगता है कि अंततः कुछ फर्क पड़ेगा। कुछ लफ्जों में, कुछ बोली में फर्क पड़ सकता है, क्योंकि एक बात तो साफ है कि जो बाइडेन साहब बोलते हैं या कमला हैरिस जो बोलेंगी, वो पूरा एक इंस्टीट्यूशनल डेप्थ से आ रहा है। मतलब आप वो एक सिस्टम की तरफ से बोल रहे हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं, जहां तक मुझे उनकी पर्सनालिटी समझ में आई है, वो अपने आप बोलते हैं, उनको जो बोलना है वो बोलते हैं। तो एक तरह से वो उनका एक राइट विंग पर्सपेक्टिव जरूर है, एक राइट विंग कंजर्वेटिव पर्सपेक्टिव है, लेकिन वो अपनी जुबान बोलते हैं। वो स्टेट डिपार्टमेंट की जुबान नहीं बोलते हैं, वो पेंटागन की जुबान नहीं बोलते हैं, वो अपनी जुबान बोलते हैं। तो लेकिन अंततः कि फर्क क्या पड़ने वाला है, क्योंकि ये हमको उर्मिला जी सिर्फ बमबारी नहीं रोकनी है, सिर्फ हमको युद्ध विराम नहीं चाहिए, वो तो चाहिए ही, लेकिन एक सॉल्यूशन चाहिए इस मसले का जो इतने सालों से 70-80 सालों से दुनिया भर में चल रहा है। तो इसके लिए मुझे नहीं लगता कि अमेरिका का कोई राष्ट्रपति हो, चाहे कमला हैरिस हो या डोनाल्ड ट्रंप है, वो लोग तैयार हैं। और आपने ईरान का भी जिक्र किया पहले, आप देखिए किस मरहले पे खड़े हैं। ईरान ने जो मिसाइल्स चलाई उसका काफी नुकसान भी हुआ है। मुझे नहीं लगता कि वेस्टर्न मीडिया में इसमें पूरी रिपोर्ट्स आई हैं, और अब इजराइल ने साफ साफ कहा है कि वो भी ईरान के ऊपर हमला करेगा। तो चाहे वो सी लेन्स हो, चाहे वो सिविल एविएशन हो, चाहे वो तेल के दाम हो, इन सब चीजों पे प्रभाव पड़ने वाला है। तो मुझे लगता है कि अगर इजराइल के ऊपर लगाम नहीं लगाई गई तो दुनिया में और तहस नहस और बर्बादी होने वाली है। और एक बात और भी साफ है कि इजराइल ने एक काम और पुख्ता कर दिया है, वो ये है कि अभी अभी सऊदी फॉरेन मिनिस्टर
और ईरानियंस की मीटिंग हुई है और उन्होंने एक बड़ा यूनाइटेड फ्रंट पुट अप किया है, जो कि मुझे नहीं लगता था कि इतना होगा, हो लेकिन पाएगा। इजराइल की एक्टिविटीज ने एक यूनाइटेड फ्रंट बना दिया है। वो अलग बात है कि जो अरब देश हैं उन्होंने कोई खास स्पाइन दिखाई नहीं है कि वो इजराइल के ऊपर कुछ दबाव डाल सके या कुछ और डिप्लोमेटिक कार्रवाई हो सके उनकी तरफ से। लेकिन ये बड़ी बात है कि जो मुआहदा होना था इजराइल और सऊदी अरब के बीच में पिछले साल, आपको याद है अक्टूबर में ऐसी भी खबरें आ रही थी कि उनका एक एग्रीमेंट होने वाला है, वो एग्रीमेंट नहीं हुआ। और आज की तारीख में इजराइल एक तरफ खड़ा है वेस्ट एशिया में, और बाकी जो अरब देश हैं या ईरान हो या अन्य देश है वो एक तरफ खड़े हैं। तो एक तरफ से मुझे लगता है कि ये जो कूटनीति है, ये डिप्लोमेसी, अगर अमेरिका और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज समझते नहीं हैं कि कितनी गंभीर स्थिति है, तो मुझे लगता है कि दुनिया और ज़्यादा खेमों में बढ़ जाएगी और बातचीत के जरिए मुल्कों के बीच नहीं, खेमों के बीच भी कम हो जाएगी। क्योंकि आपने ईरान पर काफ़ी टिप्पणी की है, लेकिन फिर भी मैं एक सवाल अलग से भी ज़रूर ईरान पर करूँगा, क्योंकि बहुत तात्कालिक मुद्दा तो अभी ईरान हो गया है। ईरान के हमले में ये बात सही है कि शुरू में डिनाई किया था इज़राइल ने कि नहीं, कुछ खास नहीं हुआ है, लेकिन उनके 2 बड़े एयर बेस प्रभावित हुए हैं और ये बात अब इज़राइल का जो प्रतिष्ठान है, रक्षा प्रतिष्ठान है, वो भी कन्फर्म कर रहे हैं कि 2 बड़े एयर बेस पूरी तरह बर्बाद हुए या ना हुए, लेकिन प्रभावित हुए हैं बहुत बुरी तरह। अब तैयारी है कि भई किस तरह से ईरान को सबक सिखाएँ, और आमतौर पे रिकॉर्ड अगर आप देखें इज़राइल का, तो वो जब भी उस पर कोई अगर थोड़ा बहुत भी कुछ करता है, तो वो बड़े पैमाने पर उस पर टूट पड़ने की कोशिश करता है, और और फिलिस्तीनियों के साथ वो लगातार ऐसा ही करता रहा है। तो क्या आपको लगता है कि इज़राइल जो है, हर कीमत पर ईरान जैसे बड़े देश पर, और जिसके पास ताकत है, जिसके पास डिटरमिनेशन है, और जो अब तक खामोश रहा, इस्माइल हानिया की हत्या के बाद भी वो आप तेहरान में हत्या की गई, फिर भी उसने धैर्य का एक परिचय दिया। तो क्या आपको लगता है कि जो अमेरिका है या फ्रांस है या जो भी पश्चिम के देश हैं, क्या ईरान को वाक़ई वो मनाएँगे कि ईरान पर वो हमला न करे, खासकर उसके बड़े प्रतिष्ठानों पर, चाहे वो सेंसिटिव हों, रक्षा क्षेत्र के या तेल के, क्या इस तरह की हरकत ना करे? क्या आपको लगता है? जी, उर्मिला जी, मुझे लगता है कि जो अमेरिका है या बाकी वेस्टर्न मुल्क हैं, उनका इज़राइल पे इन्फ्लुएंस काफ़ी लिमिटेड है। वो समझते हैं कि उनका इन्फ्लुएंस है, लेकिन आज 1 साल से जो हम देख रहे हैं, या वो इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, कोई लेवरेज नहीं करना चाहते हैं। मतलब जैसे कि मैकरॉन ने कहा कि आर्म्स सप्लाईज़ अब बंद कर दें, तो अमेरिका ने तो कभी भी आर्म्स सप्लाईज़ बंद नहीं की हैं। ये तमाम जो बम ये लोग गिरा रहे हैं, वो काफ़ी हद तक अमेरिका सप्लाई कर रहा है इज़राइल को। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि ईरान के साथ मामला काफ़ी गंभीर है, और क्या इज़राइल करता है वो देखना पड़ेगा कि उसका वो क्या एक्चुअली एक्शंस लेते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होता है, और क्या ये वन ऑफ चीज़ होती है या बार-बार दोहराया जाएगा। ये सब चीज़ों पे मुझे लगता है काफ़ी कुछ निर्भर है। लेकिन एक बात तो साफ है कि इज़राइल पे लगाम लगाने के लिए जो हमने अभी 1 साल तक देखा है, वो बिल्कुल कतई काफ़ी नहीं है। और उनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए मुझे लगता है कि वेस्टर्न कंट्रीज को एक यूनाइटेड फ्रंट दिखाना पड़ेगा। जो जब अभी आप देखिए ईयू की तरफ से वो कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, इस तरह के उन्होंने अब हाथ खड़े कर दिए। पहले आपने उनको समर्थन किया, अब आप हाथ खड़े कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मेरा मानना यह है कि जो भी हरकत इजराइल की तरफ से होगी और उसकी जवाबी कार्रवाई भी होगी, तो अगर ये एक एस्केलेशन का स्पाइरल बन जाता है, तो मेरा मानने में तेल की सप्लाईज पे, ट्रांसपोर्ट पे, शिपिंग लाइंस पे, जैसा कि मैं आपको कह रहा था, बहुत ही गंभीर प्रभाव पड़ेगा। और इसका पूरी दुनिया के ट्रेड पे, पूरी दुनिया के कॉमर्स पे इसका भी इम्पैक्ट हो सकता है। और आप कुछ कहना चाहें जो बात छूट गई हो, या हमने आपसे ना पूछा हो, आप कह सकते हैं। जी, उर्मिला जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि आज जो पूरा यूएन का सिस्टम ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद खड़ा किया गया था, उसकी क्रेडिबिलिटी लेवल बहुत ज़ीरो पे आ गई है, मेरे को लगता है। और ये जो यूनाइटेड नेशंस का हमने स्ट्रक्चर बनाया है, सिक्योरिटी काउंसिल का, जनरल असेंबली का, हम लोगों को एक आशा थी कि एक रूल बेस्ड ऑर्डर होगा। लेकिन ये रूल बेस्ड ऑर्डर मुझे लगता है कहीं नजर नहीं आ रहा है।
कुछ आप जैसे इराक का मामला उठा लीजिए, बिना यूएन के रेजोल्यूशन ने अमेरिका ने अपनी आर्मी वहां पर भेज दी थी, और आपको मालूम है कि पूरे वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में इसका क्या इम्पैक्ट हुआ। तो ऐसी सिचुएशन में जब दुनिया का जो फोरमोस्ट प्री एमिनेंट पावर है अमेरिका, वो ही अब रूल बुक के खिलाफ जाता है, तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है बाकी मुल्कों को। आप देख सकते हैं कि कल को कोई भी मुल्क उठकर ये कहेगा कि हमारा हक है, हमको मिसाइल चलानी है, हमको अपने जहाज भेजने, बमबारी करनी है, तो ये तो फिर रूल ऑफ द जंगल हो गया। तो इस ऐसी सिचुएशन में मेरे को लगता है कि अगर कहीं ना कहीं संयम नहीं आता है, कोई ना कोई सेंस नहीं आता है, तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में मुझे मालूम है कि हम लोग सारे मुल्क अपने डोमेस्टिक इश्यूज में, पॉलिटिकल इश्यूज में डूबे हुए हैं, लेकिन बाहर एक बहुत बड़ी दुनिया है हिंदुस्तान के, और वो हिंदुस्तान का इंतजार नहीं कर रहा है कोई। तो ऐसी सिचुएशन में हमको ये भी सोचना पड़ेगा कि हिंदुस्तान पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और मुझे थोड़ी सी शर्म भी आती है कि हमारी सरकार की तरफ से इतने कमजोर बयान आए हैं, उन्होंने युद्ध विराम तक की जोर शोर से मांग नहीं की है। और वो मुल्क जो फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा था, वो मुल्क जहां पे फिलिस्तीनियों का रिप्रेजेंटेटिव आज से नहीं दशकों से था, वो मुल्क आज काफी हद तक खामोश है। आप मलेशिया जैसे मुल्क को देख लीजिए, वो जो बोलता है उसका दबदबा ज्यादा है और हिंदुस्तान का कम है। ये किसी और दिन इस पर हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा इन पासिंग आपको ये कहते जाऊं कि हिंदुस्तान का जो रोल है वो मुझे लगता है कि अब भी अगर मोदी सरकार को ये समझ आ जाए कि किस गंभीर मरहले पे दुनिया खड़ी है, तो अपना एक पोजीशन में थोड़ा सा अंतर लाके जनरल असेंबली तक हिंदुस्तान ने वोट पर एब्सटेन किया, तो ऐसी सिचुएशन में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी तरफ से भी कुछ कमजोरी है। और अगर हिंदुस्तान अपनी आवाज उन मुल्कों में मिला दे जो चाहते हैं कि जेन्युइन युद्ध विराम हो, जेन्युइन कोई 2 स्टेट सॉल्यूशन की तरफ एक्टिविटी शुरू हो, तो मुझे लगता है कि पूरे मुल्क के लिए और हिंदुस्तान के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। अमित बरुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत साफगोई के साथ ये समस्या जो पूरी दुनिया के लिए बहुत विकराल समस्या बन गई है, और बिल्कुल आपने सही फरमाया कि ये सवाल यूरोप अमेरिका का नहीं है, या ईरान और इराक का नहीं है, ये केवल लेबनान और गजा का नहीं है, ये पूरी दुनिया, और खासकर अपना ही देश जो भारत है, जिसकी सरकार बहुत कम बोल पा रही है या बहुत बुलंद आवाज में नहीं बोल पा रही है कि कैसे युद्ध विराम जरूरी है, कैसे शांति जरूरी है, कैसे हमारी पूरी दुनिया में जिस तरह की तबाही की आशंका पैदा हो गई है और उससे भारत प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, तो इसको रोकना कैसे जरूरी है। तो उस पर आपने बहुत साफ साफ बातें कही हैं। मुझे लगता है कि हमारे दर्शक श्रोता जरूर इस चर्चा को गंभीरता से लेंगे, और वे बताएंगे आगे कि किस तरह की चर्चाओं को वो पसंद करते हैं। इस कार्यक्रम को जरूर शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम ये सिलसिला जारी रखेंगे और अंतर्राष्ट्रीय जो मसले होंगे उन पर हम समय समय पर बात करते रहेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।